एक एक्सीडेंट हो रखा था और एक्सीडेंट में देखा कि मतलब काफ़ी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रखी है, पर कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं कि भाई उस जो घायल व्यक्ति वहाँ पे पड़ा है उसको उठाएं या हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं। बस सब बोल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं इधर से कि भाई फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस को बुला दो, कोई कह रहा है पुलिस को बुला दो। देखा कि 2 लड़कों का, बाइकर्स थे 2, उनका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, लोग भी खड़े थे, बहुत सारे लोग थे कि जो खड़े हैं और देख रहे हैं। इवन मतलब वो फर्स्ट इंसिडेंट था, मैं जब भी याद करती हूँ मेरी मतलब मुझे ऐसा रहता है कोई मदद के लिए आगे नहीं हाँ, आता। इवन पुलिस वाले जो थे ना, उन्होंने जो ज़्यादा घायल था जो लड़का, उसको हाथ नहीं लगाया, उसको पैर से ऐसे लात मार के उसको पलट के ये देख रहे थे कि वो जिंदा है कि नहीं है। मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैं अभी भी कभी उस चीज़ को फोकस करती हूँ, याद करती हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट एस वी टॉक्स। आज हम कनेक्टेड हैं मिस्टर विक्की मलिक के साथ में। और मिस्टर विक्की मलिक जो है एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने न जाने कितने अनजान लोगों की मदद की है उनकी जान बचाने के लिए। ये एक ऐसे वॉलंटियर हैं जिन्होंने 8,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स ब्लड डोनेशन में हेल्प आउट किया है। सो लेट्स गेट कनेक्टेड विद मिस्टर विक्की मलिक। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कमिंग सर। और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अपने सोशल सर्कल से, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरे बारे में मैम आपने जो सुना है वो आपकी खोज कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेवा है ये एक बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा है। और इसके पीछे कुछ भी अगर स्वार्थ नहीं है तो सीधा सा मतलब है कि हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, कहीं भी ज़्यादा नहीं दिखाते। बस जब किसी को ज़रूरत होती है तो वो अपने आप हमारे तक पहुंचता है और उसकी हेल्प हम कर देते हैं। तो आपने एक अच्छी मुहिम ये शुरू की है और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को जगह दी है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आपको। आपने कैसे एक जो मैंने आपके बारे में सुना है उसके अकॉर्डिंग जो आप ये ब्लड डोनेशन से रिलेटेड वॉलंटियर आप जो कर रहे हो, इसमें क्या ऐसा मोटिवेटिंग पॉइंट है आपका कि आपने इस लाइन को चुना? मेरी जॉब चल रही थी मैम, रिलायंस के अंदर जॉब करता था मैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में, और मेरे पास एरिया था पंचकूला, मोरनी, कसौली, बरोटीवाला और मतलब ओल्ड पंचकूला वगैरह, वो पूरा एरिया मेरे अंडर था। तो रिलायंस में मैं जॉब करता था और वो फील्ड की जॉब होती थी, तो उसमें घूमना होता था, कभी इस साइड पर जा रहे हैं तो कभी उस साइड पे, कभी रात में तो कभी दिन में। एक दिन ओल्ड पंचकूला फाइबर कट लगा हुआ था मेरी कंपनी में, तो मैं टीम को वहाँ पे पूरी टीम को लाइन करके, और हाँ जी डे टाइम में, तो शाम की बात है लगभग ये डे, तो मतलब शाम के 5-6 बजे का टाइम था। तो जैसे ही अपने टाइम को, अपनी टीम को वहाँ छोड़ के मैं अपने रूम पे जा रहा था, तो रास्ते में एक चौक आता है, अगर आप कभी गए भी होंगे तो मोरनी की तरफ एक कट जाता है जो पंचकूला से शिमला रोड है उस पे। तो जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स को क्रॉस करते ही एक एक्सीडेंट हो रखा था, और एक्सीडेंट में देखा कि मतलब काफ़ी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रखी है, पर कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं कि भाई उस जो घायल व्यक्ति वहाँ पे पड़ा है उसको उठाएं या हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं। बस सब बोल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं इधर से कि भाई फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस को बुला दो, कोई कह रहा है पुलिस को बुला लो, पर उसको खून में लथपथ था, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा था। तो मेरे साथ एक भाई और था, मैंने उसको बोला कि भाई फटाफट इसको पकड़ो। हम उसको बाइक में बैठा के, बीच में बैठा के, और हम सीधे सेक्टर 6 जो सिविल हॉस्पिटल पंचकूला वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे जाने के बाद उसका काफ़ी खून बह चुका था बेचारे का, तो उसको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। एडमिट तो डॉक्टर ने कर लिया, और थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी थी उन्होंने हमारे से कि भाई कैसे एक्सीडेंट हो रखा था, कौन हो, हमने बता दिया। तो जैसे हम वहीं बैठ गए कि उसके फ़ोन पे जो फ़ोन आया ना, तो उन्होंने पूछा, उनसे हमने पूछा कि ये किसका फ़ोन है और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, अगर आप इनके घर वालों को जानते हो तो फ़ोन कर दो। तो उन्होंने घर वालों को फ़ोन तो कर दिया, शायद वही सार के आसपास का लड़का था, तो घर वालों को आने में टाइम लगता, इसलिए हम वहीं पर रुक गए कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव जो खून था वो नहीं था बैंक में, तो वो कहते कि भाई बस आज ही मतलब इमरजेंसी ऐसी है कि आज ही नहीं है, वैसे तो होता है मतलब हर किसी का ओ पॉजिटिव ही है। तो मेरा ओ पॉजिटिव था और मैंने वहाँ पे डोनेट किया। डोनेट करके मतलब ठीक था, वो खतरे से बाहर आ चुका था, और 2-3 घंटे बाद हम वहाँ से अपने घर, अपने रूम पे हम निकल गए थे। उसके बाद बस रात को वही विचार जो चलते रहे, सोचते रहे कि हम मतलब इतने कैंप वैम्प लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं,
पर एक ओ पॉजिटिव भी अगर नहीं मिलता है तो बाकी जो रेयर ब्लड ग्रुप है जो उनमें क्या बीतती वो होगी। नेगेटिव है। हाँ, तो उसी दिन बस ये सोच लिया था कि आज के बाद कहीं भी कैंप वगैरह में डोनेट नहीं करेंगे और इसके अंदर डोनेट करेंगे जिसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जहाँ से आएगी उस तरीके से करेंगे। उसके बाद मतलब उसी दिन से सोच लिया था कि ऐसे करना है और तब से लगातार ये सेवा चल रही है। कितने साल आपने नौकरी की और उसके बाद में आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब नौकरी छोड़नी है और मुझे फुल टाइम यही करना है, सोशल वर्क ही करना है? सोशल वर्क की अगर बात करें मैम, सोशल वर्क तो मान लो चलता ही रहता है गांव में। शुरू से ही हमारा क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ हो निस्वार्थ भाव से रहती है, तो कुछ ज़्यादा बताने का दिखाने का या मतलब कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं है कि हमें कुछ ये मिल जाएगा अगर ये करेंगे। तो जॉब तो मेरी 2012 में लगी थी, फर्स्ट टाइम रिलायंस में मैंने ज्वाइन किया था। और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर आपका? मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैम, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। हाँ जी, तो डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद जो मतलब 2020 में मैंने छोड़ी अपना बिजनेस शुरू कर लिया था गुड़गांव में। तो बिजनेस मैं 2016 में शुरू कर चुका था। वहाँ भी एक स्टोर है मेरा कालका में, कालका भी जो एरिया में बता रहा हूँ जहाँ पे पहला ये ऐसी घटना घटी थी। तो जॉब चल रही थी 2012 से 20 तक चल रही थी, साथ के साथ बिजनेस शुरू कर लिया था। और ये जो सेवा है ये साथ के साथ चलती रहती है, जॉब है बिजनेस है वो कोई मैटर नहीं करता। अगर सेवा भाव अपने अंदर है तो साथ के साथ चलता रहता है और कंटिन्यू ये चलती रहेगी मेरे ख्याल से जब तक। सर जब सेवा भाव जो है, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर वो निस्वार्थ है तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं से तो मोनेटाइजेशन भी चाहिए। तो काम तो बहुत जरूरी है, काम तो आप नहीं छोड़ सकते उसके लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने उस दिन का इंसिडेंट आपने बताया, तो उस टाइम पे क्या ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी? जैसे रोड साइड एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं या कोई पुलिस वगैरह, कुछ ऐसा नहीं था जो उस टाइम आप लोगों को सपोर्ट कर पाता? ऐसा मैम देखो, जो भी भीड़ थी वहाँ पे फोन कर रहे थे, वो क्या पता कितने टाइम बाद एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी या पुलिस आएगी, कोई उठाएगा लेके जाएगा। इतना खून उस घायल व्यक्ति के शरीर से बह रहा है, तो इससे पहले कि ज़्यादा ही लेट हो जाए तो हमने सोचा कि बाइक को जब पकड़ के एक हम 2 बंदे थे तो बीच में बैठाया और साथ में लेके जा सकते थे। तो सोचा कि जैसे भी बस फटाफट इसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए, आगे का काम डॉक्टर का है जो हम कर सकते हैं। तो हमने वो किया। एम्बुलेंस मेरे ख्याल से फोन करे शायद आई गई होगी, बाद में वहाँ पे पहुंची होगी एम्बुलेंस तो, पर वो शायद लेट आई होगी या कितनी देर बाद आई उस चीज़ का तो नहीं पता। है ही अपने इंडिया के अंदर कहीं जाम लग गया या फिर मतलब देखा देखी ज़्यादा चलती है कि भाई फ़ोन कर दो, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे और बस वो एक बार आगे बढ़ना ही होता है। मतलब वो दिन ही था शायद मेरी ज़िंदगी में, वो हादसा अगर नहीं होता तो शायद आज तो शायद आज आप इस इस लाइन पे और ऐसी सेवा नहीं हो रही होती लोगों की। बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा ना इंसिडेंट मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, इसी टाइप का ही था। मैं नीमराना वर्किंग थी और रहती मैं भिवाड़ी थी। तो नीमराना से भिवाड़ी जब अप डाउन चल रहा था तो नॉर्मली हमारा घर वापसी का जो टाइम होता था वो रहता था अराउंड 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जब हम लोग फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के ऊपर से जब निकल रहे थे तो वहाँ बहुत ट्रैफिक थी, बहुत भीड़ थी। देखा कि 2 लड़कों का, बाइकर्स थे 2, उनका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, लोग भी खड़े थे, बहुत सारे लोग थे कि जो खड़े हैं और देख रहे हैं। इवन मतलब वो फर्स्ट इंसिडेंट था, मैं जब भी याद करती हूँ मेरे मतलब मुझे ऐसा रहता है कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। हाँ, इवन पुलिस वाले जो थे ना, उन्होंने जो उस जो ज्यादा घायल था जो लड़का, उसको हाथ नहीं लगाया, उसको पैर से ऐसे लात मार के उसको पलट के ये देख रहे थे कि वो जिंदा है कि नहीं है। मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैं अभी भी कभी उस चीज को फोकस करती हूँ, याद करती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा कोई भी सीन जब होता है ना, मैं मान लो हम सब के लिए एक ऐसा वो बहुत ही दर्द देने वाला एक पैनिक स्थिति होती है, पर पुलिस वालों के लिए क्या है कि वो हर रोज हर घंटे एक्सीडेंट हो रहा होता है तो यूज्ड टू होते हैं वो सिचुएशन। पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। उन्होंने वो किया। फिर मैं थी, मेरे साथ कैब में और 3-4 लोग थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा एम्बुलेंस आने में, हम लोग इसको ले चलते हैं, अपनी जो ऑफिस की कैब थी उसी में ले चलते हैं। हाँ, कि इसी में ले चलते हैं। तो जब हम उस कैब में हमने उसको डलवाया तो पुलिस वालों ने भी ये किया कि ठीक है आप लोग ले जाओ, ठीक है जी। हम उसको लेके निकले हम वहाँ से। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमारी ही कंपनी का एक जैपनीज पर्सन जो था, उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई आके
और उसने देखा कि हाँ ये सिचुएशन है, सेफ्टी कंसर्न्स है, वो उस बंदे ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से निकल गया। हमें ये था कि नेक्स्ट डे पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स हमसे बनवाएगा कि आपने ऑफिस की कार को कैसे यूज किया, आपने ऑफिस कैब में ऐसे, अगर उसकी डेथ हो जाती तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। हमारे दिमाग में रात को काफी क्वेश्चंस थे कि सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा। बट जैसे हम कंपनी गए, सिचुएशन वाज वेरी नॉर्मल और वो उसने उस बात का जिक्र तक नहीं किया कि कल क्या हुआ था। काफी ज्यादा इंसानियत होती है। बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो इंसान की एक जान की कीमत समझते हैं। अपने यहाँ पे भीड़ बढ़ाते हैं और मतलब बस हर जगह ऐसा ही अपराध और ये चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल। तो पर ये था फाइनली वो पहुंचा वहाँ पे, 26 घंटे वो कोमा में रहा वो लड़का, ब्लड उसका काफी बह चुका था, तो कोमा में भी रहा वो लड़का, पर 24-26 घंटे बाद में उसको थोड़ा सा होश आया। अगर आप अपनी कैब में उनको नहीं लेके जाते तो शायद वो पता नहीं कितनी देर और वहाँ पे रहता, शायद वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाता, पहले कुछ हो जाता, खून बह रहा था, मान लो उसको जैसी कंडीशन में आप लेके गए हो। ये तो जिंदा दिल इंसान ये काम कर सकते हैं जो मतलब अपनी जॉब से थके आ रहे आते हैं सब, ये सोचते हैं कि चीजें बस कोशिश आप वाली बात है सर, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, एक कदम बस आगे रखने वाली बात है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है, बाद में चलती है। ये 8,500 जो आपने एक फिगर बताई है, 8,500 से भी ज्यादा यूनिट्स ब्लड आपने डोनेट करने में हेल्प की है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये कैसे आप इस चीज को मैनेज करते हैं कि कैसे आपको रिक्वायरमेंट आए, फिर आप उसको कैसे सर्कुलेट करते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स करते हैं आप इसके लिए? इसका मैम जैसे 8,500 प्लस जो टोटल डोनर जो हैं, दानवीर मैं कहूँगा, और मैं तो कहता हूँ कि एक तरह के भगवान ही हैं जो किसी के दुख में पहुँचते हैं। ये लगभग 2016 से हमने शुरू किया था। शुरू में थोड़ा सा कम था, पर 2018-19 के आते आते इतने ज़्यादा लोगों की संख्या और मतलब ठीक ठाक सी संख्या में मेरे पास अपडेट आते रहते हैं। लोग अपने आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा जो रक्त समूह है वो ये है और मेरा एड्रेस ये है, यहाँ पे आसपास जहाँ भी जरूरत हो मेरे को बताना, मैं इसी मुहिम से जुड़ूंगा और डायरेक्ट जाके डोनेट करूँगा। तो हर रोज़ फिलहाल जो है 10-12 मतलब कॉल तो बहुत ज़्यादा आती हैं। लगभग आप ये मान के चलो 20 के आसपास डेली कॉल रहती हैं जो जिनको खून की जरूरत होती है कहीं ना कहीं पूरे देश के हिस्से में। ज़्यादा केस दिल्ली, चंडीगढ़ अपने मतलब रोड करते, हाँ पटना, लखनऊ जो बड़े, जयपुर है, बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़ी सिटी हैं, वहाँ से ज़्यादा केस आते हैं और हर रोज़ के लगभग 8-10 जो है केस हो जाते हैं। लगभग 1 साल पहले तक तो हम कहीं भी डालते भी नहीं थे। बहुत ही कम, मतलब क्या हुआ कि 6 महीने में कोई एक पोस्ट डाल दी किसी को, ज़्यादा ही ऐसा हादसा हुआ। अभी हमने कुछ डालना शुरू किया था कि भाई ताकि क्योंकि दुख होता है मैम, जब हर रोज़ 20 कॉल आ रही हैं और 10 बंदों की मदद हो गई, 10 की नहीं हुई, तो जिनकी मदद नहीं हो पाती है बेचारा बार बार मेरे को फ़ोन करता रहता है, मैसेज करता रहता है। कोई लेडीज़ है बेचारी रो रही है कि मेरे हस्बैंड एडमिट है, मेरे बच्चा एडमिट है, तो उस केस में थोड़ा सा हमने मतलब पॉडकास्ट भी आपके पास ही आए हैं, तो मतलब कुछ ऐसा, वैसे बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं न्यूज़पेपर वालों के, बहुत सारे चैनल से, यूट्यूबरों के, कि भाई मतलब आपके ऊपर वीडियो बनाए, कुछ ऐसे करें। तो मैं मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, तो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते कि कुछ इस तरह का सिस्टम किया जाए या मतलब अपने आप को प्रमोट। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा नाम भी मत लो, सिर्फ नंबर है, चलो तो एक घर वाले तो बोलते हैं कि टेक टोल फ्री नंबर हो रखा है हर रोज हर बार मतलब उस पर फोन बजते, रात को 1 बजे फोन आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, कभी किसी का, बस मैं बाहर खड़ा हो गया, वो तो चलो परिवार साथ है, सब हेल्प कर रहे हैं और कंटिन्यू चलता रहता है। हर रोज 8-10 केस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी संख्या नहीं है, 8500 प्लस। तो फिर भी आप ये कह रहे हो कि 8-10 लोगों की रोज जान बचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो सब मैं तो एक माध्यम हूँ मैम, जो रक्तदान भाई है ना, जो साथ में बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हैं, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी और जागरूक लोग जुड़े हैं, उनकी मदद से और उनके वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं ना, जो एक बार मैसेज डालते ही फ़ोन करते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और मेरे ख्याल से सब कुछ जो है पूरा का पूरा उन्हीं को जाता है, इसका क्रेडिट जो है, बहुत ही अच्छी सेवा सब कर रहे हैं। ये लोगों को पता कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड की जरूरत है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको कनेक्ट करना है? इसमें मैम मान लो जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत दूर दूर से काफ़ी क्रिटिकल केस जो हैं वो रेफर हो के आते हैं। तो पहले तो कोशिश करते हैं हॉस्पिटल वाले, जो उनका बैंक है वहीं से वो अरेंज कर देते हैं मरीज के लिए। जब उनके पास जब नहीं होता
तो लगभग सभी के सभी बैंकों में मेरा नंबर गया हुआ, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। आपने वहाँ पे अपना नंबर शेयर मैंने किया? कोई कहीं अपडेट नहीं करवाया है, वो अपने आप ही मतलब कोई डोनर गया है, वो बात कर ली स्टाफ के साथ, उन्होंने नंबर दे दिया, या कोई और मरीज मिल गया कि देखो जी हेल्प करते हैं। एक दो बार जब मैं गया हूँ डोनेट करने, मान लो किसी बड़े हॉस्पिटल में, हाँ, तो बात हो जाती है, तो फिर वो लिख लेते हैं सर बहुत केस आते हैं, आपका नंबर लिख लेते हैं, तो आप करवा दोगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो करवा देंगे। मतलब ऐसे होता रहता है, वो हर जगह ऐसे नंबर फैला हुआ। अभी कल की बात है, कल हिसार से ही कॉल आई, वो बता रहे कि भाई ऐसे ऐसे ना खून की जरूरत है और आप यहाँ पे करवा दोगे? कोई बड़े बुजुर्ग लग रहे थे आवाज से, मगर कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगी। आप कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने बताया कि हिसार से बोल रहा हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा डोनेशन करवाने से पहले थोड़ी सी क्वेरी यही रहती है कि तो परिवार में से डोनेट किसी ने कर दिया हो, और एक ये रहता है कि अगर परिवार में से नहीं की है तो दिक्कत क्या है हमको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई किसी सोशल वर्कर का, किसी एनजीओ का, ट्रस्ट का, किसी का भी नंबर मिल गया, हाँ बस फोन किया, कोई और ही मेरे दुख में आके लेट जाए, खुद को सुई से डर लगता है और खुद डोनेट नहीं करना चाहेंगे, बस वो सोचते हैं कि नंबर मिल गया यही सब कर दे। तो थोड़ी सी क्वेरी रहती है कि भाई परिवार में से डोनेट कोई कर चुका है, नहीं कर चुका है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या वजह, बस ये थोड़ा सा रहता है। और जब हो जाता है केस तो रहता है कि आप एक दो मेंबर का किसी का भी जो है नाम पता और रकम अपडेट करवा दो, ताकि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है, मान लो वो हिसार से है और जीन से है, मान लो और हिसार में रेफर हो गया है, जीन में कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको कॉल करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे, फोन भी सेव भी कर लेते हैं। वो हर रोज ऐसे केस होते हैं, कोई ना कोई फोन करता ही बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे 1 साल पहले आपसे जरूरत पड़ी थी, मैं सर्वस और मैं डोनेट करूँगा, आप बताना, आपका स्टेटस देखा था। आपका स्टेटस कई बार लगा लेते हैं, तो लगभग 1000-1500 लोग जो है स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस लगाते ही हो जाते हैं बहुत सारे सॉर्ट आउट, तो कि भाई इस शहर में मैं दे दूंगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, इस तरीके से होता रहता है। उसी स्टेटस से ही हमें पता चला आपके काम के बारे में। तो आपने वो वाला काम किया है इसमें जो सलमान खान है कि जी थैंक यू मत बोलो, आप आगे और 3 लोगों की मदद करो। वैसे ये कि हमने आपको ब्लड डोनेट किया तो आगे आप और 3 जगह उस चीज को हेल्प आउट करो। अभी अवेयरनेस आएगी लोगों में। वैसे तो लोग बहुत सारे डरते हैं। एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सीन पीछे मैंने वीडियो डाली थी, बल्कि एक ऐसा सीन हुआ था रोहतक में। रोहतक से मेरे पास शाम को कॉल आती है, मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार को मेरे पास कॉल आती है और वो कहता है कि भाई आपके दोस्त हैं जज्जर से, उन्होंने नंबर दिया है और ऐसे ऐसे जरूरत है, यहाँ पे 2 डोनर मेरे को चाहिए, वो पॉजिटिव के। मेरे ऐसे दोस्त का नाम उन्होंने लिया, वो वीकली या मतलब 10-15-20 दिन में गुड़गांव आते हैं, उनके साथ 2-4-5 लड़के होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ मतलब एक लड़का है, इसको 3 महीने हो चुके हैं विक्की भाई, फिर पिछले मतलब जब वो आया 2 महीने पहले डोनेट किया था, तो आज ही डोनेट कर देगा। ऐसे वो जब भी आते हैं तो मतलब डोनेट करके जाते हैं, कोई ना कोई उनके साथ होता है। उनका खुद का भी जब 2.5-3 महीने हो जाते हैं तो खुद डोनेट करते हैं। तो उन्होंने उनका नाम लिया, तो मैंने साथ के साथ बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि भाई आप क्यों नहीं डोनेट, हाँ मैंने उससे एक बार पूछा कि आप क्यों नहीं डोनेट कर रहे, तो उसने पता नहीं कुछ बहाना लग रहा था कि उसने बोला कि भाई मेरी कोई दवाई चल रही है, थोड़ा कुछ खुजली वगैरह, पता नहीं क्या एलर्जी वगैरह कुछ है उनको। ठीक है, तो एक मेरे दोस्त है वहाँ पे, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, मतलब सीन ऐसा हुआ था वो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, पहलवान है रोहतक में, तो उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, कह रहे कि भाई कोई बात ही नहीं है, आपने तो मतलब इतना बढ़िया, मैं तो आज व्रत था मेरा मंगलवार का, और मैं बस 10 मिनट में कुछ हल्का फुल्का खा के ना मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, मैं डोनेट कर दूंगा। वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाके वो सबसे पहले मेरे को बैक कॉल करके बोलता है कि भाई ये दोनों मेरे को स्वस्थ लग रहे हैं, इन्होंने डोनेट कर लिया नहीं कर लिया। उनका भाई शायद कुछ दिक्कत है, ये बता रहा है कुछ एलर्जी वगैरह है, आप और जानकार है, मतलब काफी नजदीकी वो हैं। वैसे मदद तो सभी की करते हैं, कोई नजदीकी उस जान पहचान वाला तो कोई है ही नहीं, इसमें सारे अनजान ही मिलते हैं। तो वो एक बार तो उनसे बात करके उसने उनको भी बताया कि एलर्जी हो रखी है। वो बेड पे लेट गया बेचारा डोनेट करने के लिए। वहाँ पे जो मैनेजर था वो उसका जानकार निकल गया जो डोनेट करने के लिए। उस टाइम तक वो कुछ सैंपल वैम्पल या कुछ मतलब शुरू नहीं हुआ था उसका प्रोसेस जो था, वैसे लेटा था वो। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या करें, मतलब दोनों स्वस्थ लग रहे हैं, इन्होंने दिया नहीं दिया है। तो उसने बोल दिया कि मैंने इनको बोला था देने के लिए, पर ये कुछ बहानेबाजी से लग रही है मेरे को, दोनों ठीक हैं, कुछ नहीं है, इतना चल जाता है एलर्जी वाला, पर डोनेट करना चाहिए। तो उस भाई ने मेरे पास दोबारा फ़ोन किया
कह रहा है कि भाई विकी यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको दम कराऊँ अच्छे से और इनके लिए डोनेट ना करूँ। कह रहा है यार ये भी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और लग नहीं रहा मेरे को इतना जेन्युइन सा केस। मतलब भाई मैं जानकारी में है यार, मतलब वो मतलब महीने में 1-2 डोनेशन करते हैं, वो बहुत अच्छे भाई हैं सर से। तो मैं आप कर दो, कोई बात नहीं है। मैंने फोन रख दिया, मेरे को थोड़ी सी वाइब ऐसी आ रही थी कि कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ तो है। तो उसने 10 मिनट बाद फोन किया और फोन करके मेरे को बोलता है विकी भाई मैंने दोनों को 2-2 थप्पड़ जड़ दिए। तो उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिए जो पहलवान है वो पहलवान थे, वो 2 जो पेशेंट के साथ थे। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा एकदम से घबराहट के वो दोस्त थे और क्या हेल्प करने के लिए बेचारों का फोन आया, तो ये क्या सीन हुआ। तो वो बताता है मेरा जो दोस्त है कि भाई मैंने इनसे पूछा, एक बिल्कुल ओके है, एक ने हल्की फुल्की कुछ खुजली वगैरह की या एलर्जी वगैरह की कुछ वो बताई थी कि मैं कोई छोटी मोटी दवाई ले रहा हूँ। कह रहे मैंने जब इनसे पूछा ना, एक की वाइफ है और एक की बहन है, वो जीजा साला है और अपनी वाइफ के लिए अपनी बहन के लिए मतलब खुद डोनेट नहीं कर रहे हो, तो कि भाई मेरे से नहीं रहा गया और मैंने इनको कर दिया और एक को पकड़ के लेटा दिया उसने। अच्छा। वो कह रहा मतलब जो दूसरा था शायद उसके हस्बैंड थे वो, जो लेडीज बीमार थी जिसके लिए डोनेशन के लिए आया था, वो कह रहे कि उसका जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि मैंने आज तक डोनेट नहीं किया है, तो डर लग रहा है। कह रहा है भाई मैं इसका ऑर्डर निकाल के जाऊंगा, उसको थप्पड़ भी मार दी और लेटा के उनको उनकी डोनेशन भी करवाई, एक का डोनेट करवाया, एक का तो फिर बोल दिया कि चलो एक महीने तक काम चला लेंगे, दूसरा कर लेंगे कहीं पर उधर से। और वो उनको अपना नंबर दे के चला गया कि भाई अगर कुछ और भी दिक्कत हो तो मेरे को फोन कर लियो। मतलब ऐसे नहीं होता है, मैं व्रत था अपना फास्ट एकदम से टाइम से पहले ही मैं तोड़ के और यहाँ पे पहुंचा हूँ आपकी सेवा के लिए। कोई रिश्तेदारी नहीं, जानकारी नहीं, विक्की भाई से मैं आज तक नहीं मिला, बस फोन पे बात होती है और कई बार कर चुके हैं वो, तो ऐसे नहीं होता भाई। उसके बाद फिर बल्कि वो दूसरी भी पार्टी मेरे को अच्छी लगी, उनका फोन आया कि भाई देखो थोड़ा सा गलत हुआ, मेरे जीजा थे वो मेरे मार लेते हैं। मेरे जीजा को मतलब मेरे सामने पीट दिया और भाई मैं इसका बदला लेके दिखाऊंगा। मैं उस टाइम फिर एकदम से ये हुआ कि उनका भैया तो बड़ी बात कुछ ना कुछ, तो वो कहता है कि मैं बदला इसका ऐसे लेके दिखाऊंगा भाई, मैं ना 15 दिन बाद, अभी तो मेरी ये दवाई है, ये दवाई खत्म होने के बाद मैं 15 दिन बाद आऊंगा और मैं यहीं पे डोनेट करके ना उस भाई को बुला के और मतलब दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे डोनेट करूंगा। चलो ठीक है, तो मतलब तो ऐसा भी हादसा हो जाता है, लोग अवेयर नहीं है या फिर डरते हैं कि भाई मैं सुई लगेगी या खून निकलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर वो सुई लगेगी का एक डर है, बट ब्लड डोनेशन है ना, जितना रिसोर्सफुल है, जितना यूजफुल है ना, उतना ही एक टैबू भी है। जैसे इवन हमारे घर में जो बड़े हैं, दादी हैं, दादा हैं, उनका अभी भी ये है कि ब्लड डोनेशन मत करो, क्या पता क्या बीमारी लग जाएगी। ये एक बहुत बड़ा टैबू है, वो जब तक अवेयरनेस से ही ये चीज खत्म हो सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि इस चीज से बाहर निकलना। हमारे बड़े अलाउ नहीं करते हैं जल्दी से कि पता नहीं ब्लड, एक ने ब्लड डोनेट किया था उसके हाथ में कुछ हो गया, मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है। हाँ वो कुछ और पहले से बीमार हो गया, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ, उसी में सोच लेते पता नहीं क्या हो गया। तो वो वाला पॉइंट है, इसलिए भी बड़े अलाउ नहीं करते हैं। अवेयरनेस जरूरी है मैम, तभी शायद मतलब हमने ना पिछले कुछ टाइम से 2-4-5 महीने से स्टेटस वगैरह तो पहले भी लगा देते थे, 1-2 बार न्यूज़पेपर वालों ने बिना पूछे डाल दिया, बल्कि मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें जुड़े हुए थे तो उन्होंने खुद ही स्टोरी बना के डाल दी। अब थोड़ा बहुत ये हुआ है कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है उतना ही ज्यादा लोगों का डाटा अपने पास होगा, बिल्कुल, और उतनी ज्यादा लोगों की सेवा हो सकती है। तो सर सोशल मीडिया पे आप कैसे इसको पब्लिश करोगे, कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा इसके लिए? इसके लिए मैम देखो कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट तो हमने बनाया नहीं है इसके लिए। वैसे बनाना चाहिए इसके लिए एनजीओ बना, मतलब कि एनजीओ ट्रस्ट वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कोई मोदी की फोटो लेके फिरता है, कोई योगी की फोटो लेके फिरता है, कोई अपने हुड्डा की तो कोई चौटाला की, मतलब अपने अपने राजनीतिक गुरुओं की, धार्मिक गुरुओं के पोस्टर लगा के ना इतने बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीतिक और धार्मिक गुरुओं को तो छोड़ो, लोग ना शहीद भगत सिंह को भी नहीं बख्शते। आप देखते होंगे शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा के इतना रक्तदान शिविर लगाते हैं, मतलब बिल्कुल लगाते हैं, देखा है सोसाइटीज के अंदर भी प्लान होते हैं। पता नहीं मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मतलब 5-5, 7-7 लाख रुपए का सौदा ना
2-4-5 घंटे में करके चले जाते हैं। और उसके पीछे होता क्या है, आपको क्या मिलेगा, जो एक आम आदमी होता है ना, आम आदमी सिर्फ एक सर्टिफिकेट उनको देंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे, एक सेब और एक केला देके आदमी खुश हो जाता है कि भाई मैं सेवा करके आया हूँ कि मैं एक सेवा करके आया हूँ। और अगर उसी व्यक्ति को अगर शाम के टाइम जरूरत पड़ जाए ना, घर में कोई बीमार हो जाए, और उसी बैंक में जाके वो बोल दे कि देखो जी मेरे मम्मी बीमार हो गई, मेरे को जरूरत है, अगर वो वहाँ जाके अगर डोनेशन के लिए बोलेगा ना, उनको बोलेगा कि मेरे को इस टाइम खून की जरूरत है, मेरे को 1 यूनिट 2 यूनिट चाहिए, ये दे दो, तो वो सीधा मना कर देते हैं मोस्टली। या ये बोलेंगे कि भाई वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आप ऐसे करो, आपको बदले में देना पड़ेगा, और ये ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग फीस है, कुछ भी बोल के मतलब पैसे भी ले लेंगे और डोनेशन भी करवा लेंगे आपसे। अगर आप बोलोगे थोड़े से ये करके कि यार मैं तो सोशल वर्कर हूँ, हम तो डोनेट करते हैं, आपने कल ही तो हमारे गाँव में लगाया था, या दिन में तो लगाया था, मैंने डोनेट किया था, फिर वो बोलेंगे चलो कोई ना, अगर आपने किया था ना, अच्छा आप वो हो गया, ठीक है, आप कोई बात नहीं है, आपका कर देंगे हम। फिर वो मतलब फीस फिर भी लेते हैं, फीस लेके और अपना प्रोसेस कर देते हैं। पर वो सारा का सारा है ना, एक तरह का मेरे को लगता है कि धंधा, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, वो बिजनेस है, उस भाव से करते हैं। इसी करके जो हमारी ये मुहिम चल रही है, इसमें लगभग 12,500 लोगों ने अपना खुद नाम, पता और रकम वगैरह अपडेट करवा रखा है, और टाइम टू टाइम डोनेट करते रहते हैं। इसमें सिर्फ यही रखते हैं, तो मेरे को लगता है कि एनजीओ या ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर करवाने में लोगों की थोड़ी सी ये लगता है कि भाई ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो इसी करके मतलब कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी तक तो तैयार नहीं किया है। पर बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, कई अधिकारी भी हैं, कई और जो भाई इस सेवा से जुड़े हुए वो कहते हैं कि भाई आप करो, एनजीओ करो, हम किसी से पैसे मांग थोड़े नहीं रहे हैं, मतलब बल्कि अपनी सेवा तो ऐसी रहती है कि भाई जिसके लिए बिल्कुल निस्वार्थी है, कुछ भी नहीं लेना है, जाएगा डोनेट करके आ जाएगा। तो अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई एनजीओ या ट्रस्ट वगैरह बना है इसके पीछे। मेन चैलेंजेस ऐसे क्या आते हैं आपको, किसी को इस चीज के लिए एग्री अभी तो चलो ठीक है, आपके पास लोग कनेक्टेड हैं, 1000 1200 1500 लोग आपकी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरू के दिनों में जब आपने ये काम शुरू किया था, उस टाइम पे ऐसे क्या मेन चैलेंजेस आपने फेस किए हैं कि किसी को इस चीज के लिए तैयार करना? क्योंकि आज ठीक है, सोशल मीडिया है, लोग जानते हैं, डॉक्टर्स हर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो भी समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन 2016 इतना फास्ट नहीं था जितना 2024 है। बिल्कुल। तो आपने शायद ये 2012 से शुरू किया, 16 से शुरू किया, तो 2016 उस टाइम पे क्या चैलेंजेस आप फेस करते थे कि किसी को तैयार करना है कि चलो भाई हमें खून देने जाना है? उस टाइम पे बस शुरुआत में तो बिल्कुल कम ही था मैम, मान लो खुद कर लिया, जितने यार दोस्त थे 10 20 50 उनका कर लिया, फिर जिनकी मदद होती गई वही आगे से जुड़ते जुड़ते मतलब इतनी बड़ी संख्या बन चुकी है। और चैलेंज तो जैसे 2000 कोरोना काल जो था, कोरोना काल में बहुत ही मारामारी थी, लोग मतलब बिल्कुल मतलब डोनेट करना तो दूर, सोच भी नहीं रहे, घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। पर था मेरे को ना कोरोना हुआ, मैं खूब फिरा, मास्क भी बहुत कम यूज किया, पर खूब सेवा हुई है लोगों की। और अंदर से ही जब हो जाती है ना, और खास करके जो लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, या जिनकी हेल्प हो चुकी है, और जिसकी हेल्प हो जाती है, जो उस दुख से गुजरता है ना, उसको पता होता है कि भाई हॉस्पिटल में खड़ा था रात को, तेरे को अपने चाचे ताऊ के लड़कों का भी नहीं पता था कि कौन सा ग्रुप है और किससे मैं मदद मांगू, कोई दूर है, कोई आता भी नहीं ऐसे टाइम पे। तो उस टाइम पे जिसने साथ दिया, या जो भाई डोनेट करके गया, तो हो सकता है उसी भाई को जरूरत हो, किसी और को जरूरत हो, तो बस ये चीज सोच के मतलब सेल्फ मोटिवेटेड लोग इसमें जुड़े हुए हैं और करते हैं। हर रोज मैसेज, सुबह उठता हूँ तो बहुत सारे मैसेज आए मिलते हैं कि भाई आज मेरे 3 महीने हो गए, आज मेरा इतना टाइम हो गया। मतलब लोग घूमने भी जाते हैं टूर पे, तो फोन करते हैं कि भाई मैं 4 दिन के लिए शिमला हूँ, अगर यहाँ पे कोई जरूरत हो तो बताना, भाई मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद हूँ, अगर यहाँ पे कोई जरूरत है तो बताना। मतलब हर जगह से अब ये एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन में अभी है कि हमें ये इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। हाँ बिल्कुल, जो खुद से मोटिवेट है, जिनकी हेल्प, जो उस पीड़ा से निकल के आए हैं, वही लोग जुड़े हुए हैं। तो वो रात है दिन है, मतलब बहुत सारी तो माता और बहनें भी ऐसी हैं जो रात को भी मतलब बड़े शहरों में रात को भी हाँ वो पहुँचते हैं हॉस्पिटल, डोनेट करते हैं। कोविड के टाइम में कैसे आपने लोगों को तैयार किया कि चलो मेरे साथ कि वहाँ ब्लड डोनेट करना है, कि उस टाइम कर्फ्यू वाली सिचुएशन भी थी, तो उसमें कैसे आपने इन चीजों को मैनेज किया? सबसे क्योंकि
कोई अथोराइज्ड हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एनजीओ ट्रस्ट का भी ये नहीं है कि भाई हम ये दिखा के कहीं हाँ, भी कर लें। that's पर what- उस टाइम पे क्या है कि मैं रिलायंस में जॉब करता था और वो एक ऐसी जॉब थी मेरी के फील्ड में घूमना, नेटवर्क जरूरी था, सब लोग घरों में बैठे थे, सारा बिजनेस काम धंधा घरों से ही हो रहा था। तो मेरी कार को और मेरे को अथॉरिटी मिली हुई थी, लेटर एक मेरे कंपनी की तरफ से मिला हुआ था कि मैं कहीं भी आ जा सकता था पूरे फील्ड में। तो वहाँ पे नियर बाई जहाँ भी मेरे को लगता है कि कोरोना काल में पुलिस वालों के बाद सबसे ज्यादा गाड़ी मेरी चली होगी, या हॉस्पिटल वालों के बाद गाड़ी मेरी, मतलब हर रोज कभी गाँव में, मतलब उस टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन थी, अगर किसी को कोई घर में बीमार है तो भी मतलब बाहर नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस वाले होते थे, हर जगह जगह नाके लगे थे। पर मेरी गाड़ी में बैठा के लेके जाता था, सर्टिफिकेट था दिखाने के लिए, वो चल जाता। कुछ फिर मरीज होता तो बोल देते कि देखो ये सर्टिफिकेट है, और हो जाता था। तो मेरे ख्याल से जो रिलायंस की तरफ से मेरा सर्टिफिकेट मिला हुआ था उसने काफी मदद की है उस टाइम पे कि भाई आप ये दिखा के कहीं भी, मैं उस टाइम पे घूम फिर सकता था। वो होता था सिर्फ मेरे टेक्निकली काम के लिए, पर सेवा में चल रहा था वो सर्टिफिकेट। वही है कि आप इनिशिएट करो रास्ता तो ऊपर वाला दिखाता है, कहीं ना कहीं से रास्ता खोलता है, अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुलता है कहीं ना कहीं से। शुरू से ही मैं एक चीज सोचता हूँ, मैं अगर हमारा दिल सच्चा है, नीयत अगर हमारी साफ है, तो निर्जीव चीजें भी साथ देती हैं। कोई स्वार्थ हमारा इसके पीछे नहीं छुपा तो सब कुछ हो जाता है, मतलब सब कुछ जो भी सोच लिया ना सारे काम होते हैं, सब कुछ सपोर्टिव है, सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। और परिवार का योगदान थोड़ा सा रहता है कि भाई परिवार, मतलब वाइफ है, शुरू में 2020 में शादी हुई, तो शुरू में तो एक दो बार हुई ऐसी बात कि भाई क्या है, रात को भी 2 बजे उठ के लग जाते हो फोन पे, कभी उठ के आप मतलब बाहर बैठे हुए 1 घंटे से लग रहे हो भाई यहाँ पहुँच जाओ, किसी के लिए कैब कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो। तो शुरू में दिक्कत हुई, पर फिलहाल तो वो भी इतने इस रंग में रंग चुकी है, लगभग 13-14 बार वो खुद डोनेट कर चुकी हैं। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ गुड़गांव में कि इमरजेंसी केस आ गया रात को, मैं जा रहा हूँ, तो मान लो उस टाइम पे गाड़ी मेरे पास नहीं थी, तो कहती है आप एक्टिवा से आओगे कैसे, तो खुद मेरे को एक्टिवा पे लेके गई और लेके आई है वो। तो खूब सपोर्ट करती है, मतलब फैमिली की सपोर्ट है तो मतलब सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। बिल्कुल, अगर फैमिली आपके साथ है तो चीजें करने में बहुत आसानी रहती है, जो आपका मेन मकसद है आप उसको फुलफिल कर सकते हो उसमें। सर, ये जो ब्लड डोनेशन है ये किस उम्र के से लोग शुरू कर सकते हैं करना? इसकी जो डॉक्टरों की हिदायत है मैम, 17-18 साल से लेके हम 55-60 साल तक कर सकते हैं। अगर कोई स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, और कोई भी किसी तरह की उसको बीमारी अगर नहीं है, तो मेरे ख्याल से 65 ईयर्स ओल्ड भी कई हैं जो डोनेट करते हैं, जो डॉक्टर देख लेते हैं कि हाँ फिट है और करना चाह रहा है। ये ब्लड डोनेशन के लिए जो फिटनेस है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, लाइक कौन सी बीमारी है जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे? इसमें मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मैम, पर फिर भी थायराइड है या किसी को शुगर ज़्यादा है, बीपी की दिक्कत है, वो डॉक्टर पहले सारे उनसे पूछ के फॉर्म भरवा के ना उसके बाद ही करते हैं। जो हमारा जो मतलब डॉक्टरी लाइन की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पर ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे 3 महीने बाद डोनेट करते हैं। प्लेटलेट जो है वो महीने में 2 बार भी कर सकते हैं हम डोनेट, वो 72 आवर्स में अपने आप फुल हो जाती हैं, रिकवरी हो जाती है उनकी। तो बेसिक छोटा मोटा मान लो पता, बाकी डॉक्टर बता देते हैं उनको जैसे हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना। और लगभग सारे लोग स्वस्थ से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि भाई हाँ मेरे को 3 महीने हो गए और मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, उनको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कोविड के टाइम पे जो लोगों की मदद की, तो क्या कभी ऐसी भी कोई सिचुएशन आई कि कोई है जिसको कोविड नहीं हुआ है और वो हॉस्पिटल विजिट के दौरान उसको कोविड इन्फेक्टेड हुआ हो, या फिर बाद में उसको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आए हो, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब कि सीन नहीं है मेरे। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि पूरे कोरोना काल में घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, तो मैं ऐसे ही वो अपना रिलायंस वाला सर्टिफिकेट दिखा के, और मैं और वाइफ गुड़गांव में आ गए थे, और मेरे नहीं सर्टिफिकेट साथ था हमारे। अगले दिन वो लग गया था लॉकडाउन, तो वहाँ से सोचा कि यहीं पर रह लेते हैं, शायद 2-4-5 दिन में हो जाएगा ठीक, फिर चलेंगे। तो टेस्ट के लिए चले गए, तो वाइफ का टेस्ट करवाना था, और वो कहते कि आप ही करवा लो। मैं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को नहीं करवाना। मैंने खुद टेस्ट करवाया, तो मेरा टेस्ट तो मेरे ख्याल से टेस्ट नेगेटिव था, बट घर जाने के बाद मतलब मेरे को सेम वही सिचुएशन होगी जो बता रहे थे ना, गले में दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द, सिर दर्द, मतलब मेरे को वैसे पेट दर्द सिर दर्द वगैरह कभी भी नहीं होता, पर उस टाइम पे मतलब ऐसा था। और सारा दिमाग का खेल होता है, मतलब
जब ऐसी चीज शरीर में घटती है ना, हम सोचते हैं तो ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पता नहीं बच्चों का क्या होएगा, सब कुछ बारी बारी। पर वही कई सारे डॉक्टर भी थे उस टाइम पे जिनसे बातचीत हो रही थी, जहाँ पे कोई ज्यादा क्रिटिकल केस आ रहा था तो वो बता रहे थे कि भाई कोई डोनर यहाँ पे भेज दो। कई जैसे जीन से CMO साहब थे, कई बहुत सारे थे, बातचीत गोपाल जी थे, उन्होंने कई बार बोला तो उनके पास भेजे डोनर, उन्होंने करवाया। वैसे तो कोई आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, बैंक बंद, सारा सिस्टम हुआ था। तो वैसा और तो मेरे मतलब कोई ऐसा सीन ध्यान नहीं है, पर खुद के साथ ही मतलब ऐसा हुआ था रोहतक में उस टाइम थे सेक्टर 63 में, तो वो ध्यान है मेरे। अब कैसे सर अपनी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी वाइफ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, और फिर जैसे मान लीजिए आप कभी किसी ट्रिप पे गए हैं, 2-4 दिन नहीं कनेक्टेड हैं लोगों से तो उस टाइम पे, क्योंकि आप अपनी एक यूजुअल लाइफ को छोड़ के जब आप बाहर जाते हो एक मेंटल पीस के लिए, और वहाँ पे भी इफ यू आर गेटिंग सेम कॉल्स, सेम सिचुएशन है, तो वो उस सिचुएशन में आप बच्चों को, वाइफ को कैसे मैनेज करते हो? इसके पीछे तो ना वही बोलते हैं, बच्चे भी समझते हैं से इसको। हाँ, एक गुड़िया है 2.5 साल की, वो तो खैर अभी इतने समझने लायक नहीं हुई है, पर इसके पीछे की एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मतलब हर रोज ही चलता रहता है, हर रोज 20-30 कॉल तो यही हो जाते हैं। बाकी और भी मेरे पास VIP मोबाइल नंबर की डीलरशिप है पूरे इंडिया की, तो उसके उस काम से रिलेटेड बहुत सारी कॉल आती हैं दिन में। और कुछ अब वाइफ के साथ मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो ये भी कॉल सारे मेरे नंबर पे चलता है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 साल पहले की बात है, वो कहते हैं कि यहाँ पे आप मतलब इतना हर रोज कोई दोस्त कोई मिलने आ रहा है, कोई मिलने मतलब आप जा रहे हो, डोनेशन ये वो ज़्यादा वो रहते हो, हैदराबाद घूमने का प्लान करते हो। आपके मुंह से मैंने कभी हैदराबाद नहीं सुना कि भाई वहाँ पे कोई जानकार है या नहीं है। तो हैदराबाद हमने यहाँ से फ्लाइट करके हैदराबाद पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उनको लग रहा था, वो खुद ही बताती है स्टोरी, और वो बता रहे कि भाई वहाँ पे कोई जानकार नहीं होगा, आराम से एंजॉय करेंगे परिवार के साथ, 2-4 दिन रहेंगे। वहाँ जाके मैंने एक फोटो लेके ना और स्टेटस लगा दिया कि मैं हैदराबाद में हूँ। हाँ, हीरो की नगरी में, कुछ हीरो की नगरी शायद हैदराबाद में क्या जाता है तो हीरो की नगरी में सिर्फ इतना ही लिखा था कि हीरो की नगरी में। और उसके मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद ही एक मेरा दोस्त आता है, इंस्पेक्टर है वहाँ पे, मेरे को गाड़ी की टंकी फुल करवा के और अपना आई कार्ड, इंस्पेक्टर है तो अपना आई कार्ड वहाँ रख के, और कहते हैं कि भाई आप आराम से घूमो फिरो। फोन किया, मतलब लोकेशन ही बुलवा दी उन्होंने, वहाँ पे पहुँच के, और ये आई कार्ड अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए, वैसे अपने जो भी ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना, पर कुछ भी जरूरत है तो ये कार्ड रखा है, कहीं बता देना कि भाई मैं उनका भाई हूँ, और आराम से घूमो फिरो, और 1 दिन या 1 रात मेरे पास आना है आपको, और गाड़ी की टंकी फुल है। तो मतलब सिर पकड़ के बैठ गई थी कामिनी कि मतलब ये सोच के आई थी कि भाई यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो उनकी जो इंस्पेक्टर हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे, बहुत सारे डोनेशन मतलब करवाते रहते हैं। पर मेरे को भी खुद याद नहीं रहता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा कौन, क्योंकि वो सवाल कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में है ही नहीं कि किसी से दोबारा मिलना है या अपने फायदे के लिए उस चीज़ के लिए मिलना है। पर वो स्टेटस देख के मतलब वहाँ पे तो स्टोरी को कई बार बताती हैं, कई बार बात चल जाती है ना कि भाई मतलब कभी फ्री भी होते हो, हर टाइम इनका फ़ोन बजता है, तो ये स्टोरी बताती हैं कि भाई हम हैदराबाद गए और वहाँ भी, क्योंकि ना हर किसी को चाहिए कि हाँ इट्स मी टाइम, ये हमारा अपना टाइम है, जो सोशल लाइफ से हम अपने डेली रूटीन से हट के कहीं जाए और थोड़े दिन अपने आप को दें। तो नहीं, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मैं वहाँ हमारे दोनों के बीच ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सहयोग उनका रहता है, और मेरे को तो लगता है कि उनका सहयोग है तभी ये सब हो पा रहा है। अगर वो थोड़ा सा मान लो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करें या मना करें इस चीज़ को कि वही नहीं ये आप दुनिया के लिए ऐसे करोगे, छोड़ो, नहीं करना वो करना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा हो या किसी तरह का द्वेष और मन मुटाव हो। पर बिल्कुल 100% मतलब साथ खड़ी होती हैं वो, और बल्कि ये कहते हैं कि आप सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, घर में संभालोगे। मैं संभाल लूंगी अपने आप। बहुत सहयोग रहता है, और ठीक है मतलब टाइम टू टाइम जब बीच में होता है तो एक्चुअली क्या है कि सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो फोन से ही सेवा हो रही है, और जो असली सेवक हैं, जो असली इस मुहिम को चलाए हुए वो सब लोग हैं, मैं अकेला तो कितना कर पाऊंगा। तो अपने आप ही एक बार स्टेटस लगाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसके अंदर डाल दिया, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। बल्कि मोस्टली ऐसे डोनेट करके फोटो भी नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई कोई भी कुछ जरूरत नहीं है, हो गया काम, बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है, फोन से हो ही जाता है। आपने पर्सनली कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मेरा 27 टाइम हो चुका है,
लगभग सोशल मीडिया मतलब डाल भी देते हैं कि भाई आज यहाँ हुआ, आज वहाँ हुआ। 26 टाइम था मेरे ख्याल से, वो भी मेरे से बिना पूछे एक न्यूज़पेपर वाले ने अखबार में डाल दी थी। एक नाम मेरे को ध्यान नहीं है, साउथ अफ्रीका से एक लेडीज आई हुई थी और उसको कुछ तो अपने काला गोरा भी थोड़ा सा रहता है कि भाई मतलब लोग ना हेल्प के लिए नहीं आ रहे थे। फोर्टिस हॉस्पिटल में उनकी बिटिया का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी बेचारी भावुक थी, तो वहाँ से बैंक वालों ने नंबर दिया होगा हमको कि आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, आप इनसे बात कर लो। तो प्लेटलेट उनको चाहिए थे, तो लास्ट टाइम में मैं डोनेट करके आया था, उनके लिए डोनेट करके आया। बल्कि उन्होंने वीडियो भी, फोटो और वीडियो भी वहाँ पे बोल के ना अटेंडेंट उनको जो लैब में थे फोटो और वीडियो भी बना के उन्होंने डाली थी। तो मतलब 27 टाइम मेरा हो चुका है और मेरा सपना है कि मैं 100 बार तो करूँगा, तब तक स्वस्थ रख पाएंगे। आपकी वाइफ ने कितने बार ब्लड डोनेट किया? उनका मेरे ख्याल से 14 बार हो चुका है। और शादी के बाद में अभी 2020 के बाद बाद पहले 3-4 बार का रखा था उन्होंने। ओके। 12-13 बार बाद में हुआ है। तो ये कि अब हर रोज वो आसपास वैसी आवाजें आती रहती है ना, मालूम की हेल्प करनी है। अब तो खुद ही, और उनका जो ग्रुप है वो भी रेयरेस्ट है, ये भी नेगेटिव है, ये दिन आसानी से मिलता नहीं, जब फंसता है ना केस। तो अब तो बल्कि ग्रुप में भी ऐड हो गए, पहले तो ग्रुप में नहीं थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, अब तो ग्रुप में भी है। बल्कि कई बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ध्यान नहीं है, तो वही ग्रुप में देख के बताते हैं ऐसे ऐसे केस है, खुद ही मैं बोलूँगा कि डाल के भेज दो नंबर, स्टेटस डालो या इसको भेजो उसको भेजो। दैट्स रियली ग्रेट। सर इसमें जैसे कोई भी है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग आपको नॉर्मली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि एक एनजीओ हो, बट मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रही हूँ कि इस सोशल मीडिया का जो टाइम है, डिजिटलाइजेशन का जो टाइम है, तो इज देयर एनीथिंग कि आपको एक वेबसाइट के थ्रू या एटलीस्ट इस तरह से लोग आपको कनेक्ट कर सके? क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि करना कैसे और बहुत लोग ऐसे हैं जिसको, जैसे आपने बात बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, वो आज मैंने ब्लड डोनेट किया तो वो मुझसे ही चार्ज है कि मुझे ब्लड दे रहे, वो एक सिचुएशन बदले में दैट इज अ बिजनेस। आपसे पैसे भी लेंगे, खून भी लेंगे, तब करेंगे, दैट्स अ बिजनेस। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा डिजिटलाइजेशन आप इस चीज़ का करना चाहोगे फ्यूचर में कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ब्लड जो डोनर है वो अपनी डिटेल्स डाले, या जिसको ब्लड चाहिए वो वहाँ से आपको कनेक्ट कर सके? डिजिटल के अंदर मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर पीछे से ही केस आया था अलवर साइड से ना, तो एक लेडीज एडमिट थी हॉस्पिटल में और उसके शायद बेटे का फोन आया था, तो वो केस हो गया। वहाँ पे भाई थे, दोनों ने जाके डोनेट किया और वो ठीक ठाक हो गए, घर लौट गई। तो उसने उस दिन उस भाई ने नंबर सेव कर लिया था, और वो कर भी लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आपका ग्रुप कौन सा है, आप आगे डोनेट कर दोगे नहीं कर दोगे। तो उसने वो बिल्कुल कह रहा है कि भाई जितने बार भी कहोगे ना, भिवाड़ी में उनकी कंपनी है, भिवाड़ी में और रेवाड़ी में और अलवर और 1-2 सिटी का नाम लिया उन्होंने आसपास, कह रहा मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, जब भी आप बोलोगे 24 आवर आप मैं पहुँच जाऊँगा, मेरे को बता देना। तो उसके बाद उन्होंने जब नंबर सेव कर लिया तो उनको मेरे स्टेटस वगैरह उन्होंने देखे होंगे। फिर एक दिन मैं बाहर निकल रहा था यहाँ से ना, कहीं चंडीगढ़ के लिए निकल रहा था, तो उस भाई का फोन आया, कह रहा भाई मैं आज मिलने के लिए आ रहा हूँ आपसे और एक प्लान है मेरे दिमाग में, तो उसके ऊपर काम करना है। तो मेरे को लगा हमारा कोई एनजीओ ट्रस्ट ये चलाता होगा, ये सोच रहा होगा कि भाई विक्की का नाम लेके या मतलब ये रक्तदान इसमें करके कुछ न कुछ अपनी दुकानदारी या कुछ भी वो ऐसा कुछ सोचेंगे। मैं भाई क्या काम है बताओ भाई, मैं तो बाहर जा रहा हूँ कहीं और निकलने लगा था, मैं बस बैग पैक हो चुका है। वो कहता कि भाई मैं ना वेब डिजाइनर हूँ, मैं वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ और मैंने प्लान किया कि मैं आपकी इस मुहिम के लिए ना फॉर योर पोस्ट में वेबसाइट बनाऊंगा और कोई भी चार्ज मुझसे, मेरे को ज़्यादा टेक्निकली तो नहीं पता है, डोमेन या कुछ वो उसमें कुछ पैसे लगते हैं, वो भी मैं पे करूँगा, आप सिर्फ मेरे को कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, मैं कुछ फोटो वोटो दिखाऊंगा, थोड़ा सा एक बार बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ और वो मैं बनाऊंगा ताकि उस पर फिर काफ़ी आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपना डाटा एंट्री करना, किसी को चाहिए तो उससे नंबर निकालना। तो अच्छी लगी मेरे को उस भाई की बात ना कि भाई ये भी नहीं कि वो फ्री में बना रहा है, चलो 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार जो होंगे वो कर भी सकते हैं, किसी की सेवा हो जाए।
पर उस भाई की हेल्प हुई थी और उसने खुद से मतलब आगे बढ़ के ये बात सोची कि मैं इसके ऊपर ऐसा काम करूं। तो देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है प्लान, के वो वेबसाइट ही या फिर मान उस दिन तो मैं मिल नहीं पाया उस भाई से, और अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो एक दो बार मैसेज आया है उसका। आज आपको यहाँ दोबारा डिस्कशन हो गया इस पॉइंट पे। हाँ, तो ध्यान आ गया तो करूँगा मैं बात उनसे और शायद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करें। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल मैम, और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। और इसी करके हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, पर वही है और काम में ज़्यादा बिजी होते हैं तो उसमें डाल नहीं पाते इतनी फोटो वीडियो। 5-7 वीडियो डाली है, रक्तदान वीर के नाम से वो हमने बनाया था, और वो इंस्टा पे भी बनाया था। वो भी एक दोस्त है, वो भी काफ़ी एक्टिव है मेरे साथ, सीख कर राजस्थान से हैं, तो उन्होंने एक दिन आगे बना दिया था, कह रहे भाई ये करते हैं, इस पर डालेंगे। वो भी थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी है तो ज़्यादा काम उस पर कर नहीं रहे, मतलब डाल नहीं पा रहे उसके ऊपर ज़्यादा। तो देखते हैं जितना वो तो लोग जितने जुड़ते जाएंगे, जितने लोगों की सेवा होती जाएगी और चलता नए रास्ते निकलते जाएंगे। बिल्कुल जी। और सर ये तो रहा अपना एक सोशल वर्क, इसके अलावा घर चलाने के लिए जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं वो आप कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए मैम प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है। गांव में ठीक ठाक जमीन है 8-10 एकड़, जो छोटा भाई संभालता है, छोटा भाई खेती करता है। और एक शोरूम था मेरा कपड़े का कालका में, डिकोट बाई डोनियर का नाम आपने सुना होगा। डांस अकेडमी थी, वो कोरोना काल में बंद हो गई थी। तो नरवाना भी एक शोरूम किया था मैंने डिकोट बाई डोनियर का, वो कोरोना काल में बंद कर दिया था। पिंजौर वाला जो है वो अभी चल रहा है। और यहाँ पे वाइफ जो है इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो बल्कि जॉब करते थे पहले तो वो, और ये मान लो कि मेरे ख्याल से अपने इंडिया के टॉप 10 में से एक वो रहे हैं हर तरह के, मतलब कर्टन वर्टन मोटराइजेशन, मतलब काफ़ी ठीक ठाक सी नॉलेज उनको 14-15 साल से इस लाइन में। गुड़गांव दिल्ली की जितने भी टॉप फर्म में रही हैं सभी मैजिस्ट्रेट डिजाइनर काम कर चुके थे। तो उनके लिए फिर एक स्टोर खोल के दे दिया उनको 1 साल पहले, आप जॉब क्यों कर रहे हो, अपना ही करो। तो वो स्टोर चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, बल्कि अब 3 महीने पहले एक दूसरा स्टोर और वहीं पे सेक्टर 92 में किया है। तो वो कमा रही है, मैं सेवा कर रहा हूँ। चल रहा है सब। हो सकता है सर आप जो सेवा कर रहे हैं उसी की ब्लेसिंग से उनका बिजनेस और अच्छा चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब वो तो बोलते हैं कि जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के घर उन्होंने किए हैं, काफी सारे पॉलिटिशियंस के घर उन्होंने किए हैं। मतलब वो किसी को भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और भी क्लाइंट बहुत सारे थे जो हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में यहाँ पे उनके क्लाइंट थे, किसी को भी मैसेज नहीं कर रहे वो कहते हैं कि आज के दिन भी ना 1 साल हो गए मान लो यहाँ पे स्टोर, वो कहते हैं कि 99% जो क्लाइंट है वो बस मतलब विकी जी के नहीं खत्म होते हैं। तो सर्कल सा या दोस्त कुछ 1-2 प्लेटफॉर्म ऐसा ज्वाइन कर रखा है जिसमें काफी बिजनेस रिलेट होता है। तो घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो मैंने भी अपने सर्कल से सुना है कि अपने गांव में भी एक आप लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने काफी गहराई तक जाके जांच पड़ताल की है। तो गांव में जो लाइब्रेरी है मैम, अभी वो उसमें सभी का सहयोग है, वो मैं तो नहीं चला रहा। मतलब कि मेरे साथ भाई हैं लेक्चरर हैं, पवन मास्टर जी हैं, फूल कुमार भाई हैं फ्रांस में, वो लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीले में, और पूरे गांव ग्राम का उसमें सहयोग है। सब मिलजुल के, जैसे मिट्टी एक काफी 800-700 गज होगी मेरे ख्याल, ज्यादा ही होगी, इतनी जगह थी, ग्राम पंचायत ने वो ट्रस्ट को दे दी। उसमें हमने पूरा मतलब पूरे गांव के साथ मिलकर मिट्टी का भरत करवा दिया। फिर विधायक जी ने और जिला पार्षद जी ने, ग्राम के सरपंच, सभी ने मिलजुल के मतलब थोड़ा थोड़ा अपना जितना भी सहयोग जिससे जो बना वो करके अभी न्यू लाइब्रेरी वहाँ पे तैयार की है। और काफ़ी अच्छे मतलब बच्चे 150 के करीब बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कंपटीशन करवाते रहते हैं, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब, अभी लास्ट मंथ ही एक बहन थी हमारी बंटी मलिक, वो एक लेक्चरर मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में 12वीं रैंक उनकी आई है, वो कंटिन्यू लाइब्रेरी में पढ़ने आती थी। तो ठीक है, वो भी सेवा मतलब चल रही है, गाँव के बच्चे जितने पढ़ सकें। आज के पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जब हमारी सरकारें या जो भी जागरूक भाई बहन हैं जो वो मेहनत करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे और ऐसे सिस्टमों को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से जैसे आज के दिन चलता रहता है कि भाई विश्व गुरु, तो सोशल मीडिया में विश्व गुरु कहने से कुछ नहीं होने वाला, बनाना पड़ेगा। हाँ, विश्व गुरु के लिए जब हम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति जब हम कर लेंगे, अच्छे स्टार्टअप उनमें डालेंगे, अच्छी मेहनत जब सरकारें और आम लोग उनका साथ देंगे, तभी जाके किया जा सकता है। उसमें भी मतलब वो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया का
100% फाइनेंस जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, मतलब हर जितने भी हमारे पास डोनेशन आती है उसमें एक एक रुपए का हिसाब किताब हम गांव के चौराहे पे, लाइब्रेरी में, नोटिस बोर्ड पे हर जगह लगा के देते हैं, सोशल साइटों पे। जो रक्तदान वाला काम है ये उससे बिल्कुल अलग है, मतलब उसमें वो कुछ नहीं है, वो पता भी नहीं है शायद, मतलब बिल्कुल ही अलग है। ये पता नहीं आपने मतलब कहाँ से निकाल लिए कि गांव में लाइब्रेरी भी चल रही है, और चलता रहता है वो तो। गांव में देखो, अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो समाज के लिए बनता है। पिछले 6 साल से, अब की बात तो फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, वरना हर साल मतलब पिछले 6 साल से ना गांव में हर साल में जाता हूँ बरसात के मौसम में, और 1000+ पौधे लेके आते हैं। और वो गांव में, मतलब मैं गांव में तो रहता नहीं हूँ, गांव में अगर मैं खुद लगाऊंगा तो उनको संभालना भी पड़ेगा, तो जो भी जागरूक लोग हैं गांव में ट्रैक्टर ट्राली लेके पूरे गांव में घूम जाते हैं, और जो इच्छुक है, जो लगाना चाहे वो ले सकते हैं। हाँ, वो आके मतलब पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव में बांटते हैं। तो हर साल 1000, 1200, 1500, 1000+ पौधे का टारगेट रखा हुआ है, हर साल करते हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ये बात मुझे नहीं पता चली, ये मुझे नहीं पता था। तो चलती रहती है प्रगति के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए जितना अच्छा जो भी कर सके सभी को करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कुछ आप कर रहे हैं ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड जो कुछ आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, और वी रियली विश कि हम ये जो आपका काम है जो हमने अभी डिस्कस किया डिजिटलाइजेशन का, ताकि इस मुहिम से आज आपके पास 1200-1500 लोग कनेक्टेड हैं, इससे मतलब 800-900 लोग तो एक्टिव हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो एक्टिव हैं। बाकी वैसे तो 12,500 के आसपास लोग हैं। मेरे फोन के अंदर ही लगभग 14,000 कॉन्टेक्ट हैं, जिसमें से रिश्तेदार यार दोस्त मान लो 1000, 1500, 2000 होंगे, तो 12,000+ लोग जो हैं वो वही हैं जो किसी भी अनजान ऐसा है व्यक्ति की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और अपना अपडेट करवा रखा है कि भाई मेरे एरिया में कहीं भी, मतलब अब तो विदेशों से भी कॉल आने लगी हैं कि भाई मैं तो इंग्लैंड बैठा हूँ और मैसेज मेरी मासी का ऑपरेशन है पारस हॉस्पिटल में, प्लीज करवा दो भाई। कोई अभी एक भाई न्यूज चैनल पे भी डाल रखी, बल्कि वीडियो भेजी थी, एडिलेड करके कोई सिटी है शायद ऑस्ट्रेलिया में, उनके फादर का ऑपरेशन था कोलकाता में, वहाँ पे उनका कोई जानकार नहीं कुछ, और मतलब बेचारा परेशान इधर उधर कर रहा था, पता नहीं कहाँ से उसको नंबर मिला, तो उन्होंने बोला वहाँ पे काफ़ी सारे तो ऐसे ऐसे सीनियर अधिकारी हैं जो मतलब उनसे अगर किसी को मिलना हो तो भी मतलब अपॉइंटमेंट लेके भी मिलना नहीं होता होगा, और वो अफसर बेचारे मैसेज डालते हैं कि भाई इस एरिया में कभी जरूरत हो तो मैं जाऊँगा, मेरा करवाना। कल भी एक AA हैं अपने CAG में, कल वो डोनेट करके आए एक लेडीज के लिए दिल्ली में, तो मतलब जो कोलकाता में करके आए थे वो भी काफ़ी अपने इलेक्शन कमीशन में काफ़ी बड़े अधिकारी हैं, वो डोनेट करके आए उनके लिए। एक और भाई थे वहाँ पे, वो डोनेट करें, मतलब काफी सारे लोग हैं जो बस निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले जुड़े हैं, और जिनको मतलब कहीं भी अपना नाम या अपना वो नहीं करना है, बस जाएंगे। और रहता भी यही है मैम कि मतलब किसी भी मरीज की हेल्प के लिए ना डोनर हॉस्पिटल में जाएगा, जाके डोनेट करेगा और चुपचाप वापस आ जाएगा, मतलब कोई पैसा कोई कुछ और चीज कुछ नहीं करते हम। एक चाय का कप भी हम उनसे नहीं पीते, क्योंकि जो परिवार पहले ही परेशान हॉस्पिटल में खड़ा है, जिसको सब कुछ ब्लर हो रखा है, दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अपना जो माँ बच्चा एडमिट है वो उनको दिखाई दे रहा होता है, तो उससे कैसी अपेक्षा रखना, उससे अगर अपेक्षा रखेंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये सेवा ठीक नहीं है, ये कुछ न कुछ गलत मकसद हो सकता है। तो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा रहता है, बिल्कुल बस ये रहता है कि बंदा जैसे वो ठीक स्वस्थ होकर घर लौटे तो वो भी इस मुहिम में जुड़े, और आगे से वो भी किसी के लिए डोनेट करे और करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी, जो आप एक बहुत ही अच्छे कॉज के साथ आप चल रहे हैं, बहुत बढ़िया जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स आप लोगों को कहना चाहें? यही है मैम कि सोशल मीडिया पे आने का मकसद भी एक यही है कि जो भाई निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से जो रक्तदान करना चाहते हैं वो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर और अपना रक्त समूह अपडेट करें, और हम आपसे जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे, और आपके आसपास जब भी कोई ज़रूरत होगी तो आपसे कॉल मैसेज करके
किसी की सेवा में आपको हाजिर कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा ये। और बहुत अच्छा लगा, मतलब आप भी ऐसी मुहिम में ऐसे निस्वार्थ आपने भी मतलब एक स्टोरी बताई कि बहुत ही अच्छा ये काम है मैम। और जितना इसको आगे बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा लोगों की सेवा हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो मिस्टर विक्की मलिक, आज हमने इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो सोशल कॉज के साथ ये जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमने काफ़ी डीपली पता किया, काफ़ी डीपली समझा। जो ये काम कर रहे हैं वो हम सब के बीच में रहते हुए ये ऐसे हीरोज़ हैं जो हम सब के बीच में रहते हैं और चुपचाप इतनी भलाई का काम कर जाते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता है। तो टू गेट कनेक्टेड विद मिस्टर विक्की मलिक, आपको किसी को भी इस मुहिम से जुड़ना है तो आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी कन्वीनियंट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मिस्टर विक्की मलिक और मेरी टीम दोनों में से कोई भी आपको जरूर कनेक्ट करेंगे इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।